सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ओवर रेगुलेशन, मुनाफे में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान में सरमायाकारी को खासी मुश्किलात का सामना रहा। इन 2 सालों के दरमियान 10 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कारोबार को बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोच लेकर किसी भी मुल्क में सरमायाकारी करती हैं। मुल्क की सियासी और माशी इस्तेहकाम और कारोबार में मुस्तकिल मिजाजी का होना मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है। दिसंबर 2023 में टेलीनॉर ग्रुप की जानिब से अपने मकामी यूनिट टेलीनॉर पाकिस्तान को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी यानी PTCL को 108 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया गया। टेलीनॉर पाकिस्तान में तकरीबन 2 दहाइयों से काम कर रही थी और उसके तकरीबन 45 मिलियन सार्फिन हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से माशी बहरान की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी देखी गई है, जिसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने IMF से मल्टी बिलियन बेल आउट पैकेज हासिल किया, जिसके बाद IMF की कड़ी शराइत ने मजीद मुश्किलात को बढ़ा दिया है। माशी माहिरीन का कहना है कि आला हुकाम ने करेंसी कंट्रोल्स नाफिज किए, जिसकी वजह से सरमायाकारों को अपना मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल करने में मुश्किल पेश आई, जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज के मुल्क छोड़े जाने की एक अहम वजह है। टेलीनॉर के CEO सिग्वे ब्रेक ने अप्रैल में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सरमायाकार किसी मुल्क से मुनाफा हासिल नहीं कर सकता तो सरमायाकार वक्त के साथ साथ वहां सरमायाकारी छोड़ देगा। मकामी मीडिया की रिपोर्ट है कि 3 मल्टीनेशनल कंपनीज की $102 बिलियन के दरमियान की आमदनी पाकिस्तानी बैंक्स में 1 साल से ज्यादा अरसे तक फंसी हुई थी। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई कंपनी अपना मुनाफा हासिल नहीं कर सकती तो वो सरमायाकारी का इंतखाब भला क्यों करेगी। एक जानिब हुकूमत की जानिब से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, और फिर दूसरी तरफ मुल्क में यह हाल है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना लगाया हुआ सरमाया समेट कर मुल्क से बाहर जा रही हैं, जो कि बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रहा है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि मुल्क में मनफी दर्जाबंदी और गैर यकीनी की सूरत हाल गैर मुल्की तो अलग बल्कि जो मकामी सरमायाकार हैं उनको भी बाहर जाने पर मजबूर कर रही है। और 2024 के अगर आदाद शुमार देखें तो सिर्फ पहले 6 माह में दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाली नई गैर इमाराती कंपनीज की फहरिस्त में दूसरा नंबर पाकिस्तानी कंपनीज का है। तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज वहां पर खुद को रजिस्टर करवा चुकी हैं। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक जनवरी से जून 2024 के दौरान 3968 पाकिस्तानी कंपनीज चैम्बर के साथ रजिस्टर हुई हैं, और ये तादाद 2023 के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। अब इन तमाम हालात में हुकूमत क्या कर रही है? टेलीनॉर जैसी बड़ी कंपनी गई, टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस पर हुकूमत ने और फिर जो मुतल्लिका अदारे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के मफाद में क्या फ़ैसले किए हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली परवेज़ मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं, फाइनेंस एंड रेवेन्यू के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब सर, ये एक एक करके कोई 10 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। सबसे ताज़ा मिसाल ये इस वक्त टेलीनॉर के हमारे सामने है। PTCL ने उसको ख़रीदा और कोई 400-500 मिलियन डॉलर्स का कर्ज लेकर PTCL वो ख़रीद रहा है। 62% जो शेयर्स हैं PTCL के वो गवर्नमेंट ओन करती है। तो ये तो सरमायाकारी बाहर जा रही है और हुकूमत पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अरबाब साहब, मेरी आपसे गुजारिश इतनी है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चंद कंपनियाँ पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करके जा रही हैं, इसके अंदर यकीनन जो सियासी आलूदगी हमारी जो फ़िज़ा में इस वक्त फैल गई हुई है उसका भी एक ज़रूर उसकी वजह होगी, और उसके पीछे हम यहाँ पर किस तरह आए और किस तरह से चंद जो मफादात के वजह से, अपने ज़ाती मफादात की वजह से चंद जमातों ने हमारी रियासत के अदारों के ऊपर यलगार की, मैं उस बहस में जाए बग़ैर जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें ना, तो आपकी हर महीने तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट FDI इनवर्ड आ भी रही है। अच्छा। और यकीनन बहुत सी कंपनियां यहां से गई हैं और जा रही हैं, और उसके सामने आप बहुत सी नई कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आते हुए भी देख रही हैं। आपने देखा है जो EV सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, उसके अंदर यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हबको के साथ मिल के BYD की शक्ल के अंदर आ रही है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है अरामको, वो भी यहाँ पे गो पेट्रोलियम के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। फिर गनवर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। तो यकीनन ये 2 तरफ़ा ट्रैफिक जारी है, और हमें जो यहाँ से एग्ज़िट करें उनको भी रोकने की ज़रूरत है, और वो क्यों जा रही हैं, उनके जो मसाइल थे उनको भी देर पा अंदाज के अंदर हल करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर हुकूमत
हुकूमत क्या कर रही है, मैं आपके गोशगुजार वो भी कर देता हूँ। देखें, गुजारिश ये है कि आपने जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, अपने जो मुनाफे को वापस अपने मुल्क भेजने के अंदर जो चैलेंजेस का सामना था, वो यकीनन एक बहुत बड़ी वजह थी। पर मैं आपसे जब यहाँ पे बैठा हूँ तो हमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर हिदायत थी कि आप इस मसले को जल्द अज जल्द, बल्कि जंगी बुनियादों के ऊपर हल करें, ताकि हमारी जो कंपनीज़, फ़ॉरेन कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, उनको इत्मीनान पाकिस्तान के अंदर आए। तो जो पिछला साल इख्तिताम हुआ है, जिसके अंदर आप जानते हैं पाकिस्तान ने बेपनाह इस्लाहात और बेपनाह मईशत का किबला दुरुस्त करने के लिए फ़ैसले किए हैं, उसके अंदर आई एम प्लीज़ टू इन्फॉर्म यू यहाँ पे कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप स्टेट बैंक से इस चीज़ की अगर तस्दीक भी करें तो आपको कोई ऐसा बैकलॉग वहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि वो जो एक्सचेंज कंट्रोल्स जो मजबूरन हमें नाफिज करने पड़े जब इमरान खान साहब ने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद इस कीमत पे डीजल बेचना शुरू कर दिया जिसके ऊपर शायद सऊदी अरेबिया भी नहीं बेचता था, जिसकी वजह से हमारी IMF के साथ रिलेशनशिप भी पॉइजन हुई। उसके बाद हमें सारे के सारे निज़ाम को आप जानते हैं बिल्कुल इंपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर ही मौजूद नहीं थे। तो आज उन ज़खायर के अंदर भी बेहतरी आ रही है, कोई इंपोर्ट कंट्रोल्स नहीं है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का सारा बैकलॉग क्लियर कर दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत के अंदर पिछले चंद महीनों के अंदर हुई है, और आप इंडिपेंडेंट ज़राए के ज़रिए इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है, देखें, लोग जो किसी भी मार्केट के अंदर जो भी कोई सरमायादार आएगा उसके ऊपर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो देखेगा यहाँ पे ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है, यहाँ पे मैं अपने कितने बिजनेस को अपना कितना बढ़ावा दे सकता हूँ। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख रही है वो ये है कि हमने इस्लाहात नहीं की, हमने अगर हमारे पे किसी ने डॉलर निछावर किए तो हमने चंद सालों के अंदर वो ग्रोथ की दिखाने की कोशिश की। उसके बाद जिस तरह से वो हमारे पास वो जो डॉलर्स क्या कहते हैं जो हमारे पे निछावर हुए थे वो ख़त्म हुए, तो हम अपने मईशत को सस्टेन ना कर सके, अपनी ग्रोथ को सस्टेन ना कर सके। तो हमें उस साइकिल से निकलने के लिए भी देर पा ग्रोथ के एक ट्रैक पे जा डालने के लिए अब जो इस्लाहात का एजेंडा यहाँ पे लेके चल रहे हैं उससे हम इस चीज़ को भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस किस्म के फैसले, जिसके अंदर आपके अंदरूनी खसारे के ऊपर भी लगाम देने की कोशिश की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, खर्चे भी कम हुकूमत के राइट साइजिंग के ज़रिए कम किए जा रहे हैं, टैक्स के जो आमदनी है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वाइडनिंग की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट और IT सेक्टर के ऊपर बेपनाह फोकस के साथ डॉलर का जो फुकदान है उसके ऊपर भी लगाम डालने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस इज द थिंग विच विल ब्रिंग परमानेंस इन योर ग्रोथ। तो इसके ऊपर भी भरपूर काम हो रहा है। आखिरी चीज़ जो आपने बात की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेपनाह फजूल की रेगुलेशन यहाँ पे मौजूद है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने भी रेगुलेटरी गलटीन का प्रोसेस, जिसके अंदर आप कुल्हाड़े के ज़रिए इन रेगुलेशंस को कम करेंगे ताकि अगर कोई शख्स यहाँ पे आके अपना कारोबार करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा एजेंसीज के साथ, हुकूमत के दफ्तरों के साथ, वजारतों के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े। उस चीज़ के प्रोसेस को भी अलीम खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर BOI के अंदर उसको आगे चला रहे हैं, और बेपनाह रेगुलेशंस आपको वहाँ पे गिलेटिन के ज़रिए कम होती हुई नज़र आएंगी। तो इन सारी चीज़ों का हम इदराक भी रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला कंसर्टेड अंदाज के अंदर उसको आगे लेके भी चल रहे हैं। और जिसके समरात आपको मैंने बताया, BYD की इन्वेस्टमेंट के अंदर, गनवर की इन्वेस्टमेंट के अंदर, अरामको की इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। और जो पीछे जो हमारे दोस्तों को तकलीफ हुई है, जिनकी वजह से यहाँ से कंपनियाँ एग्जिट कर रही हैं, हमें उसका अफसोस है और हम उन चीज़ों का इदराक करने के लिए ये इस्लाहात को आगे लेके चल। ठीक है, तो अब ये अली परवेज़ साहब, ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, जो अभी आपने भी बड़ी कंपनीज़ के नाम बताया, वो सब बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। लेकिन हम ये भी देखते हैं प्राइवेटाइजेशन पर भी ये हुकूमत अमल दरामद कर रही है, बड़े बड़े इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। लेकिन अब ऐसे माहौल में एक टेलीनॉर जैसी एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी अगर जाती है तो एक ऐसी कंपनी PTCL जो 62% गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, वो उसको अगर कर्ज लेकर ख़रीदता है तो एक तरफ हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं इदारों को जो मईशत पर बोझ हैं, और दूसरी तरफ हम कर्ज लेकर एक ऐसी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी। अगर वो कोई प्राइवेट प्लेयर ही सामने आता या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी प्राइवेट कंपनी को मौका देता, वो उस डील को उसको खरीदता, तो शायद वो अमाउंट बैलेंस हो जाता, पाकिस्तान की मईशत पर या पाकिस्तान के किसी ऐसे सरकारी इदारे पर वो बोझ की सूरत में ना होता। फिर देखें, अब अगर आप कंपनियों को बेचने के प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं
तो मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर को कोई तरजीह दें और दूसरे को वो डिसएडवांटेज पे रखें। अब जहाँ तक आप टेलीनॉर की डाइवेस्टमेंट की बात करें तो देखें PTCL भी तो आप जानते हैं एतिसलात की एक ग्रुप कंपनी है, तो वो भी तो एक फॉरेन इन्वेस्टर ऑपरेट करता है जिसके अंदर बेपनाह कैपेसिटी और जिसकी दुनिया के अंदर प्रेजेंस मौजूद है। तो अगर कोई बंदा अपनी कंपनी को बेचना चाहता है, मैं अपने घर को अगर बेचना चाहता हूँ, अपनी फैक्ट्री को बेचना चाहता हूँ, तो मेरे पे ये कदगन तो नहीं लग सकती ना कि आप यहाँ पे अगर कोई बाहर से डॉलर लेके आएंगे तो फिर ही अपने घर को या कारोबार को बेच सकते हैं। पर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इदराक है कि टेलीनॉर को बेपनाह तकलीफ़ों का शायद सामना करना पड़ा, वो अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट नहीं कर सके। पर जो मैं आपसे गुजारिश करूँ और बाप साहब, वो ये है कि आप देखें क्या हम जो पेशरफ्त कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर, इस हुकूमत के अंदर, क्या वो सही सिमत के अंदर है कि नहीं है। तो मेरी आपसे नहायत ही आजिज़ी से गुजारिश है कि यकीनन हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी अच्छा प्लेयर, यकीनन टेलीनॉर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेटर है सेलुलर आपकी स्पेस के अंदर, और हमें अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहता तो यकीनन बेहतर होता। पर अगर हमने उसको लूज आउट किया तो हमें उसके ऊपर अफसोस अपनी जगह, पर उन मसाइल का और उन वजूहात का इदराक करने की ज़रूरत है ताकि ये कोई और भी कंपनी इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान से डाइवेस्ट ना करे। तो हम उसके ऊपर भरपूर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को काफ़ी हद तक काबू पा भी चुके हैं, और बाकी जो रह गई उनको भी अनकरीब आप जानते हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर जब आएंगे तो आपकी और एक्सचेंज की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। और फिर अली परवेज़ साहब, जब इस तरह के प्रेसिडेंट सेट होते हैं ऐसे वक्त में जब हमें FDI की ज़रूरत भी है, FDI आ भी रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आ रही हैं, हम मुख्तलिफ ममालिक में जाकर सरमायाकारी की बात भी कर रहे हैं, ऐसे वक्तों में जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बाहर जाने की खबरें सामने आती हैं तो दुनिया में एक तासुर क्या जाता है कि पाकिस्तान एक बेहतर जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस शायद दूसरे ममालिक की निस्बत कम है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बाहर जाने से एक बैड इमेज तो पाकिस्तान का क्रिएट होगा ना। देखें, मेरा ख्याल है कि उससे कहीं ज़्यादा बैड प्रेसिडेंट उस वक्त तय हुआ कि जब हमने IMF के साथ मुआहदे किए और जिस हुकूमत ने किए अपनी सियासी फ़ायदे के लिए, उसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्लाउट किया, उनकी बेतौकीरी की, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी सियासी एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ायर हैं, उससे भी सस्ती जो डीज़ल की कीमत पे बेचना शुरू कर दिया, और जिससे ये चीज़ नज़र आई कि आपके मुल्क के अंदर इतनी गैर ज़िम्मेदाराना सियासत है कि आप अपने सियासी मफादात के लिए हर किस्म के नुकसान के साथ अपने मुल्क को, अपनी रियासत को दरपेश कर सकते हैं। और यही चीज़ 9 मई को भी हमने देखी। तो ये सारी चीज़ें जब इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं तो उसकी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ और कहीं ज़्यादा फॉल आउट होता है बनिस्बत इसके कि जब टेलीनॉर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करता है, क्योंकि टेलीनॉर की लिक्विडेशन को मैं एतिसलात की इन्वेस्टमेंट से तो शायद नॉर्मलाइज कर सकता हूँ, पर जब आपकी सियासी जमातें रियासत के ऊपर यलगार करें उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरी आपसे ये उम्मीद होगी कि मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, हमें अलामात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें बीमारी का जो है इदराक करना है। अच्छा अली परवेज़ साहब, चूँकि ये अभी इत्तसलात का आपने जिक्र किया, तो असल में जो थोड़ी बहुत रिसर्च इस सिलसिले में हमने की, इत्तसलात चूँकि 26% का शेयर होल्डर है PTCL का, और वो 26% की मुनासबत से वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इस पूरी डील में। तो बस आपसे सवाल करने का मकसद ये था कि पूरा का पूरा बोझ वो 62% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग पर क्यों आ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट शेयर है, वो क्यों सामने नहीं आ रहा, वो उसमें अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा। तो बस वो मकसद सिर्फ ये था कि अगर शायद मैं अपनी बात की सही तरह से आपको समझा नहीं सका। चलें, अगर PTCL के अंदर हुकूमत की हिस्सेदारी है तो मुझे बताएं BYD की इन्वेस्टमेंट के अंदर हुकूमत की कितनी हिस्सेदारी है? क्या वो जो $150 मिलियन हर महीने FDI की शक्ल में 200 मिलियन आ रहा है, वो क्या हुकूमत की शराकत दारी के साथ आ रहा है? क्या अरामको ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर गो पेट्रोलियम में की है तो क्या उसके अंदर भी हुकूमत पाकिस्तान का कोई हिस्सा है? क्या गनवर अगर आके शेल का शेयर ख़रीदता है तो उसके अंदर भी क्या हुकूमत का कोई हिस्सा है कि नहीं है? तो ये चीज़ें आपके कारोबार और मईशत के अंदर चलती रहती हैं हैंड टू हैंड। और मैं तो उसके बावजूद मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ कि हमें अच्छे सरमायादारों को पाकिस्तान के अंदर इंगेज रखना चाहिए, और इसलिए उनकी जो तकलीफ़ है उसका इदराक
इदराक करना चाहिए और इन अलामात के ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेलीनॉर को किसी ना किसी इंसेंटिव के ज़रिए रोक भी लें और उस बीमारी का हम कोई इलाज ना करें तो यकीन माने 4 और कंपनियां पाकिस्तान से डाइवेस्ट करके चली जाएंगी। तो मैंने तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश की है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ जब पाकिस्तान की मईशत को हम सस्टेनेबल बना लेंगे, उसके अंदर देर पा ग्रोथ लेके आ जाएंगे, उसके अंदर आपको मईशत की फ़वाइद जो हैं अपनी पूरी की पूरी आबादी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते नजर आएंगे, तो टेलीनॉर जैसी बेपनाह और कंपनियां भी पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगी। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें काम करने की ठीक है। और फिर इसके लिए अभी हम जब IMF से एक ब्रीदिंग स्पेस 7 अरब डॉलर की सूरत में कोई 2-3 साल का ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अभी 4 सितंबर तक का जो शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ज़रूर हो चुका, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी बाकी है, तो ये अभी कितना और मजीद वक्त लेगा। फिर हम 1.2 अरब डॉलर्स के लिए फिर सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, तो ये जो 2 अरब डॉलर का भी फाइनेंसिंग गैप क्रिएट हुआ है, इसको अभी बगैर कर्ज लिए क्या फिल करना मुमकिन नहीं है? चूँकि हम तो पहले ही 12 अरब डॉलर्स की रोल ओवर्स पर जा रहे थे, सऊदीया, UAE, चाइना को भी पहले उस पर मनाना है, अब हम मजीद कर्ज के लिए सऊदीया के पास गुजारिश इस तरह से अरबाब साहब कि IMF आज पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमें जो इस्तेहकाम जिसकी तरफ मैंने आपसे इशारा किया कि अगर हमने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का बैकलॉग खाली ख़त्म किया है तो वो अपने एक्सचेंज के ज़रिए किया है ना, तो हमारी क्वालिटी ऑफ रिजर्व्स तो अपनी जगह बेहतर हुई है जो 9 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है, पर अभी इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो फाइनेंसिंग गैप है देखें वो अपनी जगह मौजूद है, पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब पिछले साल जब IMF के साथ हमारे चैलेंजेस का सामना था तो हमने 2-2.5 अरब डॉलर की कमर्शियल लेंडिंग को रीपे भी किया था, हमने प्रीपे भी किया था। तो वहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके ऊपर ये बिल्कुल इरादा करे बैठी है कि हमने इमदाद नहीं लेनी, बट कमर्शियल टर्म्स के ऊपर अगर डिफर्ड ऑयल की हम फैसिलिटी लेते हैं या जिन बैंकों को हमने पहले अपनी लोन्स को रीपे किया उनसे दोबारा ड्रॉ डाउन करके अपने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है पूरा करते हैं, तो इसके ऊपर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए ना। तो हमने इमदाद के ऊपर बिल्कुल हमारी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम उस रास्ते के ऊपर ना जाएं, हम कमर्शियल टर्म्स के ऊपर इस चीज़ को मीट करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको अच्छी खबर आ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। ठीक है अली परवेज़ साहब, अगर हम ये थोड़े से फिगर्स पे जाएं कि अगले 2 साल में जो एक्चुअल पाकिस्तान को इस वक्त पेमेंट्स करनी है कर्ज़ों की मद में IMF को, मुख्तलिफ बैंक्स को, वो कोई 24, 25 या 26 अरब डॉलर्स का फिगर आता है, तो ये पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन है करना? अगर वो 12 अरब डॉलर का रोल ओवर पाकिस्तान को मिल भी जाता है तो भी हमारे पास पूरा इंतज़ाम है कि हम उस पेमेंट को अच्छे तरीके से कर सकें? देखें गुजारिश ये अरबाब साहब के सालाना जो आपके कैपिटल रीपेमेंट का जो आपके ये कर्ज़े की रीपेमेंट का तकरीबन इतना ही है और उसके बाद आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है डिपेंडिंग के दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल चलती है उसको फाइनेंस करने की ज़रूरत है। तो इसमें बड़ी ऐसी लिमिट्स होती हैं जो खुद ब खुद ही रीफाइनेंस हो जाती हैं जब आपके पास IMF सर्टिफिकेट होता है, और जब आपके पास IMF सर्टिफिकेट नहीं होता तो मैंने आपसे पहले गुजारिश की हमें 2-2.5 अरब डॉलर की लिमिट्स को जो GCC के ममालिक थे उनको पे करना पड़ा। तो जब ये हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा, हमारे भी रेटिंग्स इंप्रूव हो रही होंगी, तो हमारी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स भी बेहतर हो जाएगी और वो बैंक्स हमारे साथ उन लिमिट्स को आगे रोल ओवर करने के अंदर भी आसानी होगी। तो यही वो निज़ाम है जो दुनिया के सारे ममालिक लेके चलते हैं। तो हमें इसके ऊपर इत्मीनान करना चाहिए और अपनी इस्लाहात जो कॉन्फिडेंस देंगी हमारे सारे लेंडर्स को कि हम अपना किबला दुरुस्त करे बैठे हैं, तो जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो खुद ब खुद ही इन चीज़ों की जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होती जाएंगी। तो इसलिए हमें फोकस सही रखना है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ही ठीक होती जाएंगी और गवर्नमेंट पूरी तरह से उनके ऊपर नज़र भी रखे हुए है और उनका इंतज़ाम भी करे बैठे। और आखिरी हिस्से में अली परवेज़ साहब, ये जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया बिजली में रिलीफ देने का 14 रुपये फ़ी यूनिट 200 से 500 यूनिट तक, अब क्या प्राइम मिनिस्टर से लोग ये तकाजा कर रहे हैं? पाकिस्तान लेवल पर वो पहले 200 यूनिट तक वो एक रिलीफ दे चुके हैं, लेकिन सिंध के लिए कोई 8 से 10 अरब में ये ऐलान होना है, फिर KP के लिए शायद 5 अरब में हो जाएगा और बलूचिस्तान के लिए तो शायद 56-57 करोड़ में ये रिलीफ मिल जाएगा बलूचिस्तान वालों को। तो क्या फेडरल लेवल पर कोई सोचा जा रहा है, कोई प्लानिंग की जा रही है ऐसी कि मुल्क गिर सतह पर ये रिलीफ दिया जा सके? सर वो 8 अरब रुपए के 8 रुपए, ये जो 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट्स की रिलीफ है, ये सूबाई हुकूमतों ने अपनी मदद आपके तहत दी है।
शहबाज शरीफ साहब ने इस तकलीफ़ का अजाला करने के लिए 200 यूनिट तक IMF की मुशावरत के साथ उन्होंने वो रिलीफ दी थी, जिसमें उन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांध के PSDP कम किया था। अगर पंजाब 201 से 500 देना चाहती है और उसका वफाकी हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, तो मुझे बताएं वो हम वफाकी हुकूमत बाकी सूबों के लिए किस तरह कर सकती है, और वो भी IMF की मुशावरत के बगैर तो कतन नहीं कर सकती। जिस हुकूमत के पास अपना बजट है, सबको NFC के तहत वही वसाइल मिलते हैं, उसकी रेशियो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तय हो चुकी हुई है, अपनी तरजीहात खुद बनाएं। अगर कोई हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहती है जो मेरे ख्याल से 3 मेट्रो बस जो पंजाब में होती हैं उसकी कीमत के ऊपर 1 मेट्रो बस करती है और वो चलती कम और जलती ज़्यादा है, तो ये उसकी अपनी तरजीहात हैं। अगर वो उसको रीडायरेक्ट करके किसी और ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तकलीफ़ का एहसास करते हुए रीडायरेक्ट करना चाहती है, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। वफाकी हुकूमत ना इस चीज़ का हिस्सा है, ना इसके अंदर कोई मशवरा देना चाहती है, पर हम इस चीज़ का ज़रूर इदराक रखते हैं कि लोग तकलीफ़ के अंदर हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सोशल प्रोटेक्शन की सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। तो आखिरी सवाल अली परवेज़ साहब कि अगर सूबाई हुकूमत कोई नई असखुद ये फैसला कर रही और दिख रहा है कि सूबे के अवाम इस वक्त कितनी मुश्किल में, चाहे वो सिंध के हों, KP के हों, बलूचिस्तान के हों, तो वफाकी हुकूमत कोई मशवरा, कोई तजवीज़, कोई कन्विंस करने की कोशिश मुतल्लिका सूबों को वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती? सूबे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं फ़ैसला लेने में। देखें, हमने बिल्कुल वो अपने तौर पे आज़ाद हैं और हमारे पास जो वसाइल की सूरत हाल है, अरबाब साहब आप मईशत को फॉलो करते हैं, आप जानते हैं सूबाई हुकूमतों को हम जब उनके वसाइल जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वफाकी हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं रहते कि वो सूद भी पूरी तरह से कर्ज लिए बग़ैर अदा कर सकें। तो इस सूरत हाल में हम किस तरह से कोई पैसे किसी सूबे को दे सकते हैं और दूसरे को नहीं दे सकते। पर हम लोगों को और वज़ीर आला को ये ज़रूर एहसास दिलवा रहे हैं कि इस वक्त आवाम तकलीफ़ के अंदर है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास करते हुए महंगाई के ऊपर अच्छी तरह से काबू पा चुकी है। आप जानते हैं जो 40% के ऊपर CPI और महंगाई की शरह पहुंच गई थी, वो आज सिंगल डिजिट में होने जा रही है। तो इसके ऊपर जो पीछे लोगों को तकलीफ हुई उसका अजाला अगर करना है तो सूबाई हुकूमतों को अपने वसाइल के ज़रिए ख़ुद करना पड़ेगा। हमारी तरफ से उनको पूरी इजाज़त है, पूरा मशवरा मौजूद है, मगर ये फ़ैसला उनको खुद करना है और इसके नताइज भी इनको खुद भरने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, थैंक यू सो मच सर। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद थे और अब देखते हैं कि आगे दीगर सूबों को बिजली की सूरत में रिलीफ मिल पाता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो हमें दो तरह की नज़र आ रही है। एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपोजिशन की एक सबसे बड़ी जमात है और वो बार बार अपना कोई जलसा, कोई एहतजाज अनाउंस करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर उन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उस अनाउंसमेंट को वापस लेना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम जमात इस्लामी को देख रहे हैं जो कि जिसने एक धरना दिया, एक एग्रीमेंट पर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद भी फिर उनके एहतजाज का और हड़तालों का सिलसिला जारी है। अब कल एक ऐसी हड़ताल होने जा रही है जिसमें सिर्फ जमात इस्लामी ही शामिल नहीं होगी, उन्हीं की जानिब से अनाउंसमेंट नहीं की गई, बल्कि और भी मुख्तलिफ सियासी जमातें और पूरी ताजिर बरादरी भी इस हड़ताल में शामिल है। और जाहिर है कि इसका मकसद है कि किसी तरह से वो जो टैक्सेस का एक बोझ है जो कि इजाफी बोझ डाला गया है लोगों पर, उसको कम किया जाए, बिजली की कीमत को किसी तरह सस्ता किया जाए। लेकिन अभी तक हमें अमली तौर पर कुछ ये इक़दाम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब जो हुकूमत का अंदाज़ है अपोजिशन जमातों को अलग अलग डील करने का, ये क्यों फ़र्क रखा हुआ है हुकूमत ने, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अज़हर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो रज़ा हारून साहब, हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी जलसे को अनाउंस करती है, पहले इजाज़त नहीं मिलती, फिर अदालत जाना पड़ता है, वहाँ से इजाज़त मिल भी जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो ना जलसा कर पा रहे हैं, ना एहतजाज कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जमात इस्लामी को भी आज़ादी है, बाकी सारी जमातें उनसे यकजहती का भी इज़हार कर रही हैं, उनका धरना हुआ, किसी ने नहीं रोका, अब वो कल हड़ताल करने जा रहे हैं, उसकी भी उन्हें इजाज़त है। तो ये दौरा मयार क्यों है अपोजिशन जमातों के साथ? आई डोंट नो रियली, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, इसका मेरे पास जवाब तो नहीं, ज़ाहिर हुकूमत इसका जवाब दे सकती है। लेकिन जो मुझे नज़र आता है कि जमात इस्लामी ने जो प्रोग्राम अनाउंस किया था वो इजाज़त मिलती ना मिलती, उन्होंने किया ज़रूर, वो करते, वो डिसिप्लिन पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, उनका इन रैलीज निकालने का, धरने देने का, हाफिज नईम साहब का बड़ा तजुर्बा है और एक स्ट्रक्चर है उनके पास पार्टी का जो अपने लोगों को कंट्रोल भी रखता है, डिसिप्लिन भी रखता है। जबकि PTI के साथ जो मैं देखता हूँ या
इनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, इनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जब भी क्राउड जमा करते हैं तो हमने देखा अक्सर बेशतर जो है वो जो धरने भी हुए थे या जो लॉन्ग मार्च हुए थे उसमें आग लग गई थी, तमाम चीजें हुई थी। 9 मई का एक बड़ा इंसिडेंट सामने, जिसमें इनकी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं था ग्राउंड पे। तो आई डोंट नो वजह क्या है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल वजह पूछेंगे तो पॉलिटिकल वजह ये हो सकती है। और दूसरी जानिब अगर आप कहेंगे इनका हक है, बिल्कुल इनका हक है, जितना हक जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, उतना ही आईनी और कानूनी बुनियादी हक है तहरीक इंसाफ का भी कि वो जलसे करे और उसको जलसे करने की इजाजत हो। ठीक है, तो अजहर सिद्दीक साहब, ये चूंकि एक बार पहले आप लोगों ने जलसे की अनाउंसमेंट की, वो उसको आप लोगों ने वापस लिया, फिर दोबारा हमने देखा बहुत तैयारियां थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जिस दिन जलसा है चंद घंटों पहले आप लोगों ने उसको भी कैंसिल कर दिया। फिर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की भी खबरें सामने आई हैं। तो ये बगैर तैयारी के आप लोग ऐलान कर देते हैं किसी भी जलसे का, किसी भी एहतजाज का, और फिर उसको वापस लेना पड़ता है? बहुत शुक्रिया। मैं वैसे रजा हारून साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, लेकिन क्या रजा हारून साहब को पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या है? इस वक्त हम 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वर्कर्स के साथ हो रहा है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एमक्यूएम के साथ हुआ बिल्कुल, लेकिन एमक्यूएम सीख नहीं सकी शायद, और अब उन्होंने क्या उनके साथ भी हो गया। बाकी रोकना तो है ना किसी तरह से इसको। और अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, 127 दफा एनओसी कैंसिल हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जलसों की इजाजत ली। और अब जुल्म क्या करते हैं या होता क्या, ये रिकॉर्ड पे, और मैंने जो पिटीशनें फाइल की हुई हैं, ये जैसे ही सबसे पहला काम 144 का निफाज करते हैं, 144 के निफाज के फौरन बाद अगर कोई जलसा के लिए बाहर निकला तो उसको जेलों में ले जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, डिटेंशन ऑर्डर है। 2022 में 10,000 के करीब है, और अभी 2023-24 के अंदर 4,770 जो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट की बात बता रहा हूँ, वो सामने रखे। पिछली दफा भी आपको पता है इस्लामाबाद का जलसे की इजाजत मिल गई और उसके बाद कमिश्नर ने मनसूख कर दिया, वो चैलेंज हुआ, फिर आगे आए, फिर इजाजत ली, फिर वो मनसूख हो गया। मैं 22 तारीख वाले दिन लाहौर से, ऑर्गेनाइज का इशू नहीं है, किसने कहा कि जलसे जुलूस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए? वहां तो लोग बाहर आने के लिए बैठे हुए। मैं गया था लाहौर से, 12 जगह तो कंटेनर थे। मोटरवे का क्या ताल्लुक था? बाहर तो लोग निकल आएंगे, लेकिन उन बाहर निकले हुए लोगों को तो कंट्रोल करना है ना, कि वो मॉब की सूरत ना इख्तियार करें, कोई अमन अमान की सूरत हाल ना मुतासिर हो, वो उसी को तो कंट्रोल करना है। नहीं, हम कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम तो नहीं है कि जाकर वायलेंस करें। 9 मई का तो हमें एट्रीब्यूट किया है ना, अभी तक एविडेंस क्या है 9 मई की? किसी कोर्ट में कोई सजा हुई है? कोई नहीं है। बेलें हो रही है, सारे मामला को लटका कर जिन्होंने किया, अब तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं आप करें। हमने धरना वगैरह जो भी दिया, हमने तो वायलेंस ऐसी कोई की नहीं। ये तो वायलेंस हमारे ऊपर एट्रीब्यूट की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो लॉन्ग मार्च, धरने सारे करने दिए, रोके नहीं। लेकिन ये जमहूरी ये दिक्कत और तकलीफ है कि जमहूरी कुव्वतें है ना, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, ये अगर मुझे बताएं ये किस बुनियाद पर एनओसी कहें? कहना नहीं चाहिए कि नहीं कोई चक्कर नहीं, आप आए, अगर करें, जब होगा तो फिर बातें करें ना। लेकिन जलसा ही नहीं होने दे रहे। आज देना इजाजत एनओसी की, अब 8 सितंबर का यही फैसला किया है। ठीक है, जो अपनी दौर की जो आपने याद दिलाई ज़ाहिर है, वो तो रजा हारून साहब शायद आप भी इस बात से एग्री करें कि इनके दौर में बिलावल साहब भी यहाँ से निकले और उन्होंने इतना लंबा लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च किया, वहाँ जाकर इस्लामाबाद में वो बैठ गए, लेकिन कहीं हुकूमत आड़े नहीं आई, किसी एक एहतजाज को रोका नहीं गया। पीडीएम बनी, पीडीएम ने जितने एहतजाज जलसे मुल्क भर में पूरी एक तहरीक चलाई, इनकी जानिब से कहीं कोई रुकावट ऐसी नज़र नहीं आती थी जो इनके साथ ये पिछले पीडीएम वाले दौर में होता रहा? नहीं, अगर आप पीडीएम का पहला दौर देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट अजहर भाई के साथ, पीडीएम के पहले दौर में खान साहब ने रोजाना जलसे किए, रोजाना आवाम से खिताब किया, रोजाना टीवी पर होते थे, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, एहतजाज होता था, लॉन्ग मार्च होता था, सब कुछ कर रहे थे, हर चीज हो रही थी। लेकिन ये तो एक वो मखसूस वाकया हुआ है 9 मई का। 9 मई से पहले क्या मना किया गया? सब हो रहा था, इनका सारे जलसे जुलूस हो रहे थे, पूरे मुल्क में जलसे जुलूस कर रहे थे, लॉन्ग मार्च भी निकाल रहे थे, केपी से भी लॉन्ग मार्च आ रहा था, वज़ीर आला भी तैयार होती है। तो अभी 9 मई वाला जो अभी जो हालिया 22 अगस्त वाला भी है, ये तो इन्होंने खुद मना किया है ना। जलसा तो इनका अरेंज हो गया था, सारा कुछ, और इनको मना किया, रीजन कुछ भी हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, 9 मई के बाद एक ऐसा स्टिग्मा अटैच हो गया है पीटीआई के साथ कि पीटीआई की जो ग्राउंड लेवल की जो इनकी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चरल फोर्स होनी चाहिए, चूंकि इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वो नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं तो उसके बावजूद कह रहा हूँ ना कि इनको इजाजत तो होनी चाहिए ना, और जिम्मेदारी भी नहीं क्यों नहीं चाहिए? ये कहने से तो नहीं होता कि इमरान खान साहब अगर ये कह दें और ये बात मान लें कि मैंने कहा था जी 9 मई को कि जीएचक्यू चले जाना। अब जीएचक्यू अगर चले जाना तो जीएचक्यू के बाहर खड़े होकर कंट्रोल कौन करेगा आपके क्राउड को?
जब कंट्रोल नहीं कर सका, वहीं से तो ये वाकयात हुए, चाहे वो GSK हो, कोर कमांडर ऑफिस हो, सियालकोट हो, कराची हो, आपके लोगों ने तो सब कुछ किया वहां जाके। क्योंकि और उस वक्त भी यही देखा गया कि चूंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपकी वीकनेस थी, तो आप नहीं कर पाए। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा अदर भाई की कि जलसा इनको करना चाहिए, लेकिन जलसा करने के लिए जो इनको एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए या जो एप्टीट्यूड होता है पार्टी का, वो मिसिंग है इनके पास। Having said that, नहीं पूरा 1-1.5 साल देखें। और रज़ा साहब, जो पब्लिक इश्यूज पर जो फोकस है, क्या वो भी के बाद जो बड़े-बड़े जलसे किए, पब्लिक इश्यूज पर जो फोकस है, क्या वो भी आपको मिसिंग लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस वाली इस वक्त ये अपने फेज में तो हैं? अभी अजहर साहब से भी इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिएगा कि वो जो पब्लिक इश्यूज पर जो तवज्जो होनी चाहिए, जिस तरह जमात इस्लामी ने अभी बात की, उसमें कहीं कोई एक सियासी नुक्ता शामिल नहीं था उनके तमाम उन बुनियादी नुकात में, तो वो वाली भी एक कमी इस वक्त जो बड़ी सबसे ऑपोजिशन जमात है उसमें हम ये महसूस कर रहे हैं। ये तो पार्टी की अपनी मर्जी है ना, वो किसी इशू के ऊपर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ये तो आप किसी सियासी जमात को नहीं कह सकते कि वो इश्यूज पर करें, इन पे नहीं करें। हाँ, वैसे देखो ऑपोजिशन बड़ी सियासी जमात के PTI को इन इश्यूज पे करना चाहिए, ना कि अपने लीडर की रिहाई के लिए जलसा करे। बिल्कुल उनकी इश्यू बात करें, लेकिन आप इनको ये फोर्स नहीं कर सकते, ये तो उनकी मर्जी है कि अपने जलसे किस लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर देखे ना, जलसे जलूल एहतजाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ होता है ना, और आप उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आप हुकूमत की कॉल पे आप छोड़ दें, हुकूमत के खिलाफ आप जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हुकूमत के एडवाइस पे उसी कॉल पे आपने जलसा कैंसिल कर दिया। तो रज़ा साहब, जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो तो ज़ाहिर पब्लिक इश्यूज पर ही अगर बेस्ड होगी तो ही शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसकी डेफिनेशन बन सकती है। वही होती है, और जब इलेक्शंस हो जाएं तो ये जो कंस्ट्रक्टिव किस्म की ऑपोजिशन होती है, ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए ना। सारे लोग इलेक्शन में वोट डाल के अपने नुमाइंदों को कौमी असेंबली और सेनेट में भेजते हैं कि वहां पे आप हमारे इश्यूज उठाएं, हमारे कौमी इश्यूज पर बात करें। लेकिन अगर आप मेंबर होते हुए सड़कों पर आना पसंद करते हैं तो वो भी आपका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक कंक्लूसिव सी, एक प्रोडक्टिव सी गुफ्तगू या बहस या डिबेट तो कौमी असेंबली के हाउस पे हो सकती है, वहां पे करनी चाहिए। उधर एहतजाज करें, उधर बात करें। सही। तो अजहर साहब, ये ज़ाहिर है आपके बहुत सारे लोग इस वक्त, आपकी लीडरशिप इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है, तो वो मामला तो अदालत में हैं। अब उन्हें बाहर आना है, अंदर रहना है, वो तो अदालत फैसला देर या सवेर वो जब भी करती है। लेकिन ये जो इस वक्त एहतजाज वाला फेज़ हम आपका देख रहे हैं, जब जलसे जुलूस का ऐलान भी होता है, तो उसमें वो जो एक पब्लिक के साथ वाली एक फ़ील है, जो जमात इस्लामी के जिस तरह हमने बुनियादी मुतालबात देखे, बिजली सस्ती करो, टैक्सेस में कमी करो, महंगाई में कमी करो, ये वाली चीज़ कहीं पीछे चली गई है आपकी अपोजिशन में, और जो आप लोग के साथ इस वक्त बकौल आपके जो भी जुल्म या ज़्यादती हो रही है, वो वाला मुतालबा एक ज़्यादा इस वक्त सामने नज़र आता है हमें। लेकिन वो हमारा जो मेन इशू है वो एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक गैर कानूनी हुकूमत है। अगर हम इन एहतजाजों मुजाहरे में आ जाएंगे, फिर तो हमने इनको इकरार कर लिया, फिर तो हमने इनकी लेजिटिमेसी मान ली इनकी हमने, और हम इनसे आकर डिमांडें करें। इनसे क्या डिमांडें करनी है हमने? यानी मेरी बात सुने, चले जमात इस्लामी ने एहतजाज करके रिजल्ट क्या ले लिया? वजह क्या है कि जो कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती है उसकी नब्ज पे हाथ होता है। आपने अब्दुल मालिक बलोच साहब का अगर आपको याद हो, आसफा जहांगीर फाउंडेशन में उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से ये भी बात कहा था। अभी कराची सिंध के अंदर भी नुमाइंदा जमात वो नहीं है जिन्होंने वोट लिए हैं। तो ये कहना कि हम ये छोड़ दें, जिस तरह के हालात उनको दे रहे हैं, जिस तरह की फैसिलिटेशन, अब मैं तो नहीं कहूंगा जो कि एहतजाज हो रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस तरह वहां पहुंची, हाँ, फिर जमात इस्लामी भी पहुंच गई, फिर आपने मजहबी जमातें भी देखा, कोई पर्चे देके 144 की, हालांकि 144 का निफाज था, 144 का निफाज था। बता दें, मैं आपको गिनवा देता हूँ सारे डिटेंशन ऑर्डर मैंने आपके सामने गिनवा दिए, 144 के हवाले से पर्चे हमने करवा दिए। यानी ये जो तरीका कार ना, हमारी जो देखे बुनियादी हकूक है हमारे, आर्टिकल 15, 16, 17, ये सारे बुनियादी हक है। इस हुकूमत, पाकिस्तानी तारीख में ऐसी हुकूमत मैंने नहीं देखी है कि जिसका काम क्या है, यानी या तो खुल के देखे ना, या तो जो पीछे बैठे हुए हैं छुप के एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग सामने आए ना, सामने आके बात करें। यानी बजाय ये कि अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे, अपनी जमहूरी रवायात को बरकरार रखे, उनके पीछे रखकर, मैं अभी आपके सामने कई इदारे बता देता हूँ, बता दें कि कई ऐसे दीवाने जो हमारे सिविल इदारे हैं, उनके सरबराह कौन है, आप अंदाजा लगा लें, कंट्रोल कौन कर रहा है, अभी आपकी मईशत कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं उन बातों की तरफ आऊँ तो ये छोड़ दें, ये जमहूरी कुछ नहीं है भाई, ये तो बेचारे कुछ बादल के साथ पर जो वजीर आजम है मुलाजमत कर रहा है, महीने की तनख्वाह उसको कोई मिलती है और छुट्टियां मर्जी से है। नहीं, महीने की तनख्वाह नहीं लेते हो, वो कहते हैं कैबिनेट मेंबर्स महीने की तनख्वाह नहीं ले रहे, सारी अमराज छोड़ी में।
नहीं वो मैं तनख्वाह बता रहा हूँ, वो तनख्वाह से मुराद कुछ और है। अच्छा। वो आप समझ जाइएगा बात को कि ये जितने भी हैं ये तो बेचारे ड्यूटी देने आए हुए हैं, अवाम की नब्ज पे हाथ है तो बता दें आपको ही। यानी इन्होंने बिजली का बिल का भी आपके सामने पंजाब में कहा, वो देखे क्या जरिए, वो जालसाजी के साथ बिजली का बिल दिया, लोगों को लाइनों में लगा दिया। खुदकुशियां जितनी हो रही है यहाँ पर, खुद सोचे ना, तो हमारे दौर के अंदर डॉलर की क्या स्टेबल था ना कि नहीं, 100 छोड़ के कहांगे और आज डॉलर कहाँ है सर? वो चले, अब स्टेबल तो खैर वो नहीं था, वो उस पर हम कभी आगे बात करेंगे, अभी तो चूंकि वक्त भी कम है। जरा रजा साहब, ये अब हम ये सोचते थे कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने, बड़ी मुफाहमत की वो सियासत करते हैं, तो वो कोई ऐसा ब्रिज का रोल प्ले करेंगे कि अपोजिशन हुकूमत में दूरियां कम होंगी, लेकिन अभी तक अपोजिशन हुकूमत को मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, कैसे ख़त्म होगी? और इससे ज़ाहिर है हमारी मईशत भी बुरी तरह मुतासर है। मैं समझता हूँ दो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो रिव्यू पिटीशंस होनी है, जब वो रिव्यू हो जाएगा तो बहुत सी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि वो रिव्यू में मामला चला गया है तो वो काइंड ऑफ पॉज पे चला गया है ना, सीटों का, रिजर्व सीट का जो मामला है एक वो है। दूसरा मामला है ये जो बानी तहरीक इंसाफ की जो अदालत में केसेस लगे हुए हैं, इनके मुकदमों के फैसले का आने का मामला है। और तीसरा मामला इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कोशिश है या ये कामयाब होगी, ये करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब ही। अच्छा। और उन्हीं के पास एक कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस है कि वो लोगों को करीब ला सकते हैं। ये उन्होंने अपने पिछले सदारती दौर में भी शो किया था, जब एनएफसी पास कराया, 18वीं तरमीम आई, वो सब लोगों को साथ मिला के आई। तो उनके पास एक कैपेसिटी है, सीनियर सियासतदान है। पीटीआई के लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि एहतजाज अपनी जगह करते रहे, एहतजाज में कोई हर्ज नहीं है, जमहूरी हक के, आईनी हक के करते रहे, अदालतों में भी जाएं, लेकिन साथ साथ अपने लिए ये डायलॉग के दरवाजे भी खोलें। सियासत में बातचीत भी होती है, एहतजाज भी, सब कुछ होता है। और आसिफ जरदारी साहब से प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस में बैठे विफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे बेहतरी जगह नहीं होगी। मुझे लगता है कि डायलॉग वहीं पर होंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब, अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमान अज़ीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।